नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ महेंद्र पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बाद में वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो फिर आप लाइक और कमेंट भी करिएगा दोस्त। उससे हमारा हौसला बुलंद होगा और हम और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। तो हेडिंग है दोस्त, फिरोज़ शाह तुगलक। और फिरोज़ शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फिरोज़ शाह तुगलक के उपाधियों के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा उपाधि। तो आप देखेंगे फिरोज़ शाह तुगलक ने 4 उपाधियाँ धारण किया था। पहली उपाधि है सैयद उस सलातीन। दूसरी उपाधि है खलीफा का नायब। तीसरी उपाधि है सल्तनत युग का अकबर। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिरोज़ शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा है। सल्तनत युग का जो है अकबर किसने कहा है, तो हेनरी इलियट ने कहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिरोज़ शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने बोला है, तो हेनरी इलियट ने बोला है। ठीक है। और इसकी चौथी उपाधि है राज्य का अपहरण करता। राज्य का अपहरण करता। और अगर ये पूछ ले कि राज्य का अपहरण करता किसने बोला है, तो बुलजले हेग ने बोला है। बुलजले हेग ने इसको बोला है राज्य का अपहरण करता। अब बात आती है कि फिरोज़ शाह तुगलक के पिता कौन थे। तो अगर बात आ जाए कि एफएसटी के पिता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा रज्जब। ठीक है, ये फिरोज़ शाह तुगलक के पिता थे। और रज्जब किसके पुत्र थे, तो आंसर हो जाएगा किसके भाई थे, तो रज्जब जो है गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे। तो ये आप देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह इसका चचेरा भाई था। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे वो इसके बड़े पिताजी थे। ठीक है। तो अगर बात करें कि इसकी माता का क्या नाम था, तो इसकी माता का नाम था बीबी नैना। ठीक है। और बीबी नैना एक हिंदू राजा की पुत्री थी और उस हिंदू राजा का नाम है रणमल। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदू राजा रणमल की पुत्री बीबी नैना की जो है इनकी माँ थी। बीबी नैना इनकी माँ थी। ठीक है। हिंदू राजा रणमल की पुत्री थी जिनका नाम था बीबी नैना, और यही बीबी नैना फिरोज़ शाह तुगलक की मम्मी थी। ठीक है। अब बात आता है कि इसके पहले जो शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने फिरोज़ शाह तुगलक को
कौन सा पद दिया था? तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को उसने अमीर ये हाजिब का पद दिया था। और ये अमीर ये हाजिब का पद जानते हैं कैसा पद होता है? दरबारी शिष्टाचार का पद होता है ना। दरबार में किस तरीके से आपको रहना है वो सारी चीज़ें आपको यही बताएगा अमीर हाजिब। इसके अलावा आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जब अपने दक्षिण अभियान को पूरा कर रहा था उस समय जो दिल्ली का पूरा कारभार संभाल रहा था वो फिरोज शाह तुगलक ही संभाल रहा था। वजह ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। तो यही वजह है कि जब भी वह दिल्ली से बाहर जाता था तो कार्यभार पूरा फिरोज शाह तुगलक को देकर जाता था। इसके बाद आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। इसका राज्याभिषेक जो हुआ है वह 2 बार हुआ है और दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहली बार उसका राज्याभिषेक हुआ है मार्च 1351 ईस्वी में और इस प्लेस का नाम है थट्टा। आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक अपना अंतिम अभियान थट्टा अभियान किया है जो सिंध में पड़ता है और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और इसके साथ में फिरोज शाह तुगलक भी गया था। तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तुरंत वह मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगस्त 1351 ईस्वी में उसने दिल्ली में अपनी दूसरी बार जो है राज्याभिषेक करवाया है। आम तौर पर खलीफा किसी को भी एक बार जो है सुल्तान पद की मान्यता देते हैं, लेकिन इसको खलीफा ने 2 बार जो है सुल्तान पद की मान्यता दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को बगदाद के खलीफा ने 2 बार मान्यता दिया है? तो भी आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। आइए आगे देखते हैं दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। आप देखेंगे जैसे ही फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है वैसे ही उसने 24 जो कष्टकारी कर थे, 24 कष्टकारी कर जो थे उनको जो है समाप्त कर दिया। और इन 24 कष्टकारी करों में जो है चरी कर भी था जो चरागाह पर लगाया था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, घरी कर था जो घर पे कर था उसको भी अलाउद्दीन खिलजी लगाया था और तब से कंटिन्यू चल रहा था। तो चरी कर और घरी कर को भी इसने समाप्त किया जो इसी 24 कर में जो है शामिल है। और इसने शरीयत के अनुसार, इसने आप देखेंगे शरीयत के अनुसार केवल 4 कर वसूले हैं, केवल जो है 4 कर वसूले हैं। इसमें पहला कर जो था उसका नाम है जजिया, और जजिया जो है एक प्रकार से धार्मिक कर था, एक प्रकार से धार्मिक कर था। इसको आप सुरक्षा कर भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मुस्लिम शासक यहाँ शासन कर रहा है तो मुस्लिम शासक की जो है 2 प्रकार की प्रजा होती है। एक प्रजा उसकी जो होती है वह हिंदू है और दूसरी प्रजा जो है वह मुस्लिम है। तो मुसलमान शासक कहते थे हिंदुओं को 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुनना है, चाहे वह मौत को चुन ले और चाहे वह जजिया को चुन ले, क्योंकि हम आपकी सेफ्टी तभी कर पाएंगे जब आप जजिया देंगे, और अगर आप जजिया देंगे तो हम आपको मौत का घाट नहीं उतारेंगे, और अगर दूसरे आक्रमणकारी आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो भी हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो एक प्रकार से सुरक्षा कर था, लेकिन यह सुरक्षा कर केवल हिंदुओं से लिया जाता था, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसको धार्मिक कर कहा है। और बाद में देखेंगे अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने कहा
अगर हिंदू हमारी प्रजा है तो मुस्लिम भी हमारी प्रजा है, और अगर हम मुस्लिमों से कोई सुरक्षा कर नहीं लेते हैं तो फिर हिंदुओं से भी हमें सुरक्षा कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो समझ में आया दोस्त, जजिया एक सुरक्षा कर था, लेकिन आज के संदर्भ में इतिहासकार उसको धार्मिक कर के रूप में जो है उसकी व्याख्या करते हैं। दूसरा है दोस्त जकात। दूसरा जो है जकात है, या धार्मिक कर था, या कैसा कर था, धार्मिक कर था। और यह किससे लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। और मुस्लिमों से उनके कुल आय का जो है 2.5% लिया जाता था। जितनी टोटल उनकी आमदनी थी, टोटल आमदनी का 2.5% आपको क्या देना है, जकात देना है। तीसरा है खुम्स। तीसरा है खुम्स, ये लूट का धन था। अगर फिरोज शाह तुगलक के सैनिक किसी राज्य पर अटैक करते हैं तो वहाँ से उनको जो धन मिलता था, उस धन का जो है 1/5 भाग उनको सुल्तान को देना पड़ता था। तो जो लूट का धन होता था उसे खुम्स कहा जाता था। और चौथा जो है खराज है। खराज जो होता था वो भू राजस्व होता था, और यह कुल उत्पादन का 1/3 भाग सुल्तान लेता था। पांचवा कर जो है वह उस्र कर है, और यह कर भी जो है भू राजस्व है। फ़र्क बस इतना है कि यह जो उस्र नामक भू राजस्व है यह मुस्लिम से लिया जाता था, और जो खराज नामक भू राजस्व है वह हिंदू से लिया जाता था। ठीक है। इसके बाद छठवां हम देख रहे हैं, उसका नाम है हक ये सर्व। उसका नाम है हक ये सर्व। तो हक ये सर्व की अगर बात करें तो यह सिंचाई कर है। यह कौन सा कर है, सिंचाई कर है। और कुल उत्पादन का जो है 1/10 भाग जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर के रूप में लेता। जो सबसे अधिक नहरें जो दिल्ली सल्तनत में बनवाया है वो यही बनवाया है, और इसका जो है उसने टैक्स लिया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने, आप देखेंगे उसके लोक निर्माण कार्य को, है ना, तो आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है 200 नगर बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 150 कुएं खुदवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 150 पुल बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 100 सराएं बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 100 अस्पताल बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 50 बांध बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 30 तालाब बनवाया था। और इसका जो उल्लेख किया है वो इतिहासकार फरिश्ता ने किया है। वो इतिहासकार फरिश्ता ने किया है। तो फिरोज शाह तुगलक के अगर कार्यों की बात किया जाए, 200 नगर, 150 कुएं, 150 पुल, 100 सराय, 100 अस्पताल, 50 बांध, 30 तालाब उन्होंने बनवाया है, और ऐसा वर्णन किया है फरिश्ता ने। तो आइए सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक के नगर की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर नगर पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, मेन जो नगर हैं उसको बताएंगे। तो आप देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने जो है मुख्य रूप से 5 नगर बसाया था, जिसमें जो पहला नगर है फिरोज शाह तुगलक का, उस नगर का नाम है फिरोजाबाद। उस नगर का नाम है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद नगर को ही फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है 5वीं दिल्ली। ठीक है। तो कभी भी आ जाए कि फिरोजाबाद शहर को किसने बसाया था, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ये फिरोज शाह तुगलक के 5 नगर हैं। दूसरा जो नगर है वो है फतेहाबाद। ठीक है। तीसरा जो नगर है उस नगर का नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर। ठीक है। चौथा जो नगर है उस नगर का नाम है हिसार, और 5वां जो नगर है उस नगर का नाम है
जौनपुर, और जौनपुर नगर उसने जो है जूना खां की याद में बनवाया था, जूना खां के याद में बनवाया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्त, जूना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खां। तो यह जूना खां से बहुत प्रेम करता था, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत प्रेम करता था, और उसके मरने के बाद उसने उसके याद में एक शहर बसा दिया, उस शहर का नाम है जौनपुर। ठीक है, 5 नहरें भी बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, बड़ी बड़ी नहरें, जिसमें से पहला नहर जो उसने बनवाया है वो यमुना से हिसार तक का नहर था। वो यमुना से निकलकर हिसार जाती थी। ठीक है, इसकी लंबाई थी 150 मील। दूसरी नहर जो उसने बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने, उसको आप देखेंगे तो वो सतलज से जो है घग्घर तक जाती थी, वह सतलज से जो है घग्घर तक जाती थी, और इसकी लंबाई थी 96 मील। तीसरी जो है अगर आप उसको देखेंगे तो वो नहर सिरमौर की पहाड़ी से जो है आप देखेंगे हांसी तक जाती थी। और चौथा नहर जो उसने बनाया है उसको आप देखेंगे तो घग्घर से जो है फिरोजाबाद तक जाती थी, है ना। और इसके बाद आप जो 5वां नहर देखेंगे वो यमुना से जो है फिरोजाबाद तक जाती थी, है ना। तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5 नहरों का निर्माण किया है। पहला नहर यमुना से हिसार तक जा रही है, 150 मील लंबी है। दूसरा सतलज से घग्घर तक जा रही है, 96 मील लंबी है। तीसरा सिरमौर से हांसी तक जा रही है। चौथा घग्घर से फिरोजाबाद तक जा रही है, और 5वां यमुना से फिरोजाबाद जा रही है। ये है फिरोज के 5 नहर। फिरोज के 5 नगर कौन कौन से हैं? तो पहला नगर है फिरोजाबाद नगर, दूसरा है फतेहाबाद नगर, तीसरा है फिरोजपुर नगर, चौथा है हिसार नगर, और 5वां है जौनपुर नगर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार का नाम सुना है आपने? कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, और पूरा करवाने के साथ साथ इसे जो है 5 मंजिला बनवाया था। तो अभी क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार को किसने 5 मंजिला बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ऐबक ने उसकी नींव डाली थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और 5वां मंजिला इसने बनवाया था, क्योंकि चौथे मंजिले पर इसके टाइम पर बिजली गिर गई थी। इसके बाद आप देखिएगा कि इसने जो सैनिकों का पद है, इसने जो सैनिकों का पद है उसको आनुवांशिक कर दिया था। आनुवांशिक का मतलब होता है अगर पिताजी सैनिक में हैं तो बेटा भी सैनिक में होगा, और बेटा सैनिक है तो उसका बेटा भी सैनिक होगा। तो इससे जो फिरोज शाह तुगलक की सैन्य बल थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ज़रूरी नहीं है कि पिता अगर लंबे चौड़े कद काठी के हैं, अच्छे सेना नायक हैं, तो पुत्र भी वैसा ही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी कार्य। और किसके कल्याणकारी कार्य? फिरोज शाह तुगलक के। एक लोक कल्याणकारी शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने अपने लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसा पहला काम उसने किया है, उसने रोजगार दफ्तर बनवाया है। उसने जो है रोजगार दफ्तर बनवाया है। ये जो रोजगार दफ्तर था ये बेरोजगार लोगों के लिए था। ठीक है, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो आकर के फिरोज शाह तुगलक के जो है रोजगार दफ्तर से फ़ायदा ले सकते हैं। वो जो बेरोजगार थे उनको भत्ता देता था, जैसे अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। ठीक है, दूसरा है दारुल सफ़ा। दूसरा दारुल सफ़ा का इसने निर्माण करवाया था।
दारुल सफ़ा मतलब होता है खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल। बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता है। आज भी बहुत सारे खैराती अस्पताल चलते हैं, जैसे हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल, बेली हॉस्पिटल, है ना, कमला नेहरू हॉस्पिटल, ये सब खैराती अस्पताल ही तो हैं। 1 रुपये की पर्ची में आपकी इलाज हो जा रहा है। तो वैसे उसने जो है 1 रुपये की पर्ची वाला हॉस्पिटल खोला और लोगों को सूचना दिया कि अगर आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो इस हॉस्पिटल में जाइए, आपका निःशुल्क इलाज हो जाएगा। तीसरा है दीवान ये खैरात। दीवान ये खैरात जो था वह दान विभाग था, ठीक है। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती थी जिनका हस्बैंड गुजर गया तो फिर उनका गुजारा कैसे होगा, उनको फंड देता था। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते थे जो गरीब होते थे, वो अपने पुत्री की शादी नहीं करवा पाते थे, तो ऐसे लोगों की सहायता करता था कि आपकी बच्ची कुंवारी नहीं रहेगी जन्म भर, मेरे तरफ से पैसा लीजिए और अपने बच्चे का इलाज करवाइए, शादी करवाइए। किसी का बच्चा जूझ रहा है पैसे से तो इसी खैराती विभाग के माध्यम से उसको पैसा दिया जाता है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करवाइए। कुल मिला जुला के एक दान विभाग था जो असहाय लोगों के लिए बना हुआ था। अगला देखते हैं, चौथा है दीवान ये बंदगान। दीवान ये बंदगान। और अगर दीवान ये बंदगान की बात करें तो ये दास विभाग था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दासों का बहुत शौकीन था और इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास थे। और ये दास ऐसे नहीं थे कि इनको जो है जब मर्जी काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दासों को बहुत ही मेंटेन रखा जाता था। यही वजह है कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन जैसे लोग सुल्तान बन पाए, क्योंकि उनकी अच्छी परवरिश की जाती थी। उनके खाने के लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनको सैनिक सेवाएं के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था, तब जाकर वो सुल्तान बनते थे। तो ये तो बहुत शौकीन था, इसने 1,80,000 दास बना रखे थे। इसके अलावा अगर हम जो है इसके जो है सिक्कों को देखें, किसने किस किस प्रकार का सिक्का चलाया है, तो आप देखेंगे किसने मुख्यतः 3 प्रकार का सिक्का चलाया है। पहला सिक्का है संसगनी सिक्का। अब ये जो संसगनी सिक्का होता था यह 6 जीतल के बराबर होता था। 6 जीतल के जो है बराबर होता था एक संसगनी सिक्का। यानी कि अगर एक संसगनी सिक्का आपके पास है तो कितने जीतल आपको मिल सकते हैं? 6। और ये जो संसगनी सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। तो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 जीतल के बराबर संसगनी सिक्का किसने चलाया था? दूसरा सिक्का है अद्धा। दूसरा सिक्का जो इसने चलाया उसका नाम है अद्धा और यह 1/2 जीतल के बराबर था। 1/2 जीतल के बराबर था ये सिक्का, ठीक है। और यह सिक्का जो है चांदी प्लस तांबे के मिश्रण धातु का बना था। यानी कि जो अद्धा सिक्का था वो चांदी सिक्का और तांबे दोनों धातुओं को मिला करके बना था, है ना। और यह 1/2 यानी कि आधे जीतल के बराबर था। तीसरा है बिख। और ये जो बिख सिक्का है 1/4 जीतल के बराबर था, ठीक है। और यह सिक्का भी आप देखेंगे चांदी प्लस तांबे धातु से बना था। चांदी प्लस तांबे धातु से यह सिक्का बना था। तो आप देखेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो है 3 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। पहला सिक्का है संसगनी सिक्का जो 6 जीतल के बराबर था, चांदी का था। दूसरा था अद्धा सिक्का जो आधा जीतल के बराबर था, चांदी और तांबे धातु का बना था। तीसरा बिख जो 1/4 जीतल के बराबर था और यह भी चांदी और तांबे के मिश्रण से बना था। फिरोज शाह तुगलक बहुत विद्वान था और इसने अपने खुद की आत्मकथा को लिखा है और इसकी आत्मकथा का नाम है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फुतुहात ये फिरोज शाही। फुतुहात ये फिरोज शाही। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है तो फुतुहात ये फिरोज शाही। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। एक विद्वान का नाम है वर्नी और दूसरे विद्वान का नाम है शम्स
ये सिराज अफीक, शम्स ये सिराज अफीक। अगर बर्नी की बात कर लें तो बर्नी ने 2 किताबें लिखा है। पहली किताब है तारीख ये फिरोज शाही और दूसरी किताब का नाम है फतवा ये जहांदारी। दूसरी किताब का नाम है फतवा ये जहांदारी। शम्स सिराज की किताब का नाम है तारीख ये फिरोज शाही। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्त, इसके दरबार में कितने विद्वान रहते थे? मुख्य रूप से 2, पहला बर्नी, दूसरा शम्स सिराज अफीक। बर्नी की किताब का क्या नाम है? तारीख फिरोज शाही, और दूसरी किताब का क्या नाम है? फतवा ए जहांगीरी। जबकि शम्स सिराज की किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, बर्नी की किताब भी तारीख फिरोज शाही, अफीक की किताब भी तारीख फिरोज शाही। तो कैसे अंतर करेंगे? बर्नी की किताब जहाँ पर जाकर दी इंड हो जाती है, वहीं से अफीक की किताब जो है शुरुआत होती है। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त कि किसने अशोक के 2 अभिलेख, किसने अशोक के 2 अभिलेख, ठीक है, मेरठ प्लस जो है टोपरा को दिल्ली लाया था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अब भारत के मैप में आप देखिएगा दोस्त, एक अभिलेख जो है, मान लीजिए दिल्ली है, तो एक अभिलेख जो है अशोक ने मेरठ में लगवाया था और एक अभिलेख जो है हरियाणा के टोपरा में लगवाया था। और जब FST शासक बनता है तो मेरठ का जो अभिलेख था उसको अच्छा लगा, तो मेरठ से उठा करके वो जो है दिल्ली लगाया, और दूसरा टोपरा वाला भी अच्छा लगा तो उसको टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया। तो आप पढ़ेंगे एक का नाम है दिल्ली टोपरा, तो ये मतलब 2 अभिलेख नहीं है, पहले टोपरा थे, बाद में फिरोज शाह तुगलक कहाँ लाया? दिल्ली। दूसरा आप पढ़ते हैं दिल्ली मेरठ, तो ये भी 2 अभिलेख नहीं, पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है दिल्ली लाया। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइएगा कि अशोक के 2 अभिलेखों मेरठ और टोपरा को दिल्ली कौन लाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगर हम फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति की बात करें तो यह जो है कट्टर शासक था। यह कैसा शासक था? कट्टर शासक था, यानी कि यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। इसने हिंदुओं के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और अगर आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक शिष्य किसका था? तो सूफी संत, और जो सूफी संत थे उनका नाम है फरीरुद्दीन, उनका नाम है फरीरुद्दीन गंज ये शकर। तो अगर बात आ जाए कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक किसका शिष्य था, तो फरीरुद्दीन गंज ये शकर का शिष्य था। ठीक है। इसके बाद एक बहराइच में मकबरा मिलता है, सालार मसूद गाजी का मकबरा है। सालार मसूद गाजी का मकबरा है, और यह जो मकबरा है वह बहराइच में पड़ता है। तो अगर बात किया जाए कि किसने सालार मसूद गाजी के मकबरे जो कि बहराइच में पड़ता है उसका 2 बार दर्शन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आप देखेंगे कि FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दिया। हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दिया, बोला कि आज के बाद
आप लोग होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, ये सब इस्लाम धर्म के अपोजिट है। इसीलिए उसने जो है हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दिया। वह मुस्लिम महिलाओं को आप देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों पर जाने से रोक दिया, मज़ारों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो है मुस्लिम महिला मज़ारों पर नहीं जाएंगी। होता क्या था कि मज़ारों पर जाती थी तो भीड़ बहुत होता था और वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाती थी। वैसे भी अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम धर्म के हैं तो मस्जिद में जाएंगे, सिख धर्म के हैं तो गुरुद्वारे में जाएंगे, और वहाँ पर लोग इतनी समस्याएं लेकर जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता है कि किसी और के कमियों को देख पाए, तो वहाँ पर लड़की छेड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसने प्रतिबंध लगा दिया कि ना कोई मुस्लिम महिला मज़ार पर जाएगी और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इसने नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वा दिया, नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वा दिया। अब ये जो है इसकी धार्मिक असहिष्णुता नहीं तो फिर क्या है? आपने क्यों ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया? आपने किसी मस्जिद को तो नहीं तोड़वाया, लेकिन जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, उनको क्यों तोड़वाया आपने? क्या फ़ायदा मिला आपको? तो यहाँ से सिद्ध होता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था, बल्कि असहिष्णु शासक था, जिसका उसने परिचय दिया है नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वा कर। उसी प्रकार से आप देखेंगे जॉर्ज नगर में एक मंदिर था। जॉर्ज नगर किसे कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। और जॉर्ज नगर में आप देखेंगे जगन्नाथ का मंदिर था, और इस जगन्नाथ मंदिर को भी जो है उसने तोड़वा दिया। इस जगन्नाथ मंदिर को भी उसने तोड़वा दिया, जो भी यहाँ से भी उसको जो है धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। और यह इस्लाम धर्म और खलीफा का इतना पक्का चेला था कि इसने खलीफा से एक बार मान्यता नहीं लिया है, बल्कि खलीफा से कितनी बार मान्यता लिया है? 2 बार मान्यता लिया है। किस पद का मान्यता लिया है? सुल्तान पद का मान्यता लिया है। और इसके सिक्कों पर आप देखेंगे तो खलीफा का नाम भी अंकित है। तो खलीफा से प्रेरणा लेता था कि हमें हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आपको पढ़ाएंगे फिरोज शाह तुगलक के जो है सैन्य अभियान पढ़ाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान। अगर हम एफएसटी के सैन्य अभियान की बात करें, तो सबसे पहले उसने सैन्य अभियान किया है बंगाल पर, और बंगाल पर उसका ये सैन्य अभियान हुआ है 1353 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद उसने जो है बंगाल पर सैन्य अभियान किया। और अगर हम बंगाल के शासक की बात करें कि उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो उस समय जो है बंगाल का शासक था हाजी इलियास शाह। और हाजी इलियास शाह ने स्वयं को बंगाल में जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और यही नहीं, उसने बंगाल में तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की ही। आप देखेंगे मैप में एक बार देख लीजिएगा कि सबसे पहले उसने जो है बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया, और फिर उसने देखते ही देखते तिरहुत को भी जीत लिया, और इसके बाद उसने बहराइच को भी जीत लिया। ठीक है, तो अब ज़रूरी हो गया था कि बहराइच से वह दिल्ली भी आ सकता था। तो इस यानी कि हाजी इलियास को रोकना बहुत ज़रूरी था। तो आप देखेंगे कि यही वजह है कि दिल्ली से फिर फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल की तरफ रुख करता है, और हाजी इलियास यहाँ पर एक स्थान है, एक दला, यहाँ पर जाकर छुप जाता है। अब चूंकि जो है एक दला बहुत ऊंचाई पर स्थित था और उसको जीत पाना असंभव था, लगभग मुश्किल काम था, तो फिरोज शाह तुगलक जो है एक दला पर आक्रमण करने की बजाय वापस दिल्ली लौट आया।
ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसने बंगाल पर आक्रमण तो किया, लेकिन बंगाल को जीते बिना ही वह वापस दिल्ली आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा हाजी इलियास ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, है ना। और फिर आप देखिएगा तिरहुत तथा बहराइच को जीत लिया, बहराइच को जीत लिया, ठीक है। अब इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। अतः आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने जो है बंगाल पर अभियान किया, बंगाल पर जो है चढ़ाई कर दी, और हाजी इलियास कहाँ जाके छुप गया, एक दला के दुर्ग में, एक दला के दुर्ग में छुप गया। और फिरोज शाह तुगलक जो है वापस लौट आया, कहाँ वापस लौट आया, दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक वापस कहाँ लौट आया, दिल्ली लौट आया। लेकिन आप देखेंगे कि 1359 में, आप देखेंगे 1359 में वह दोबारा बंगाल पर आक्रमण करता है, और इस समय जो शासक था उसका नाम है सिकंदर शाह, उसका नाम है सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह जो है इसी हाजी इलियास का लड़का है, और सिकंदर शाह ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यानी कि FST की बात को मानने के लिए सिकंदर शाह भी तैयार नहीं था। तो एक बार पुनः फिर FST जो है बंगाल पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, और सिकंदर शाह भी जाकर एक दला के दुर्ग में छिप जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के लिए असंभव था एक दला के दुर्ग को जो है जीत पाना। तो अतः फिरोज शाह तुगलक ने जो है इससे संधि कर लिया और वापस आ गया। तो आप देखेंगे दोनों ही बार में 1353 में और 1359 में वह बंगाल को जीतने में जो है असफल रहा, लेकिन उसने बंगाल अभियान किया था। दूसरा जो अभियान उसने किया है वह आप देखेंगे, दूसरा सैन्य अभियान उसने जो है आप देखेंगे किया है जार्ज नगर उड़ीसा पर। दूसरा अभियान उसने किया है उड़ीसा जार्ज नगर पर, जार्ज नगर पर, और अभियान उसने किया है 1360 में। यहाँ का जो शासक था उसका नाम है भानुदेव तृतीय, उसका नाम है भानुदेव तृतीय। और भानुदेव तृतीय ने भी यही काम किया था, स्वयं को क्या कर लिया था, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो आप देखेंगे FST ने जो है भानुदेव तृतीय को जो है पराजित किया, और भानुदेव तृतीय ने जो है इसकी अधीनता को स्वीकार कर ली, इसकी अधीनता को जो है स्वीकार कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा दोस्त, इसी आप देखेंगे उड़ीसा अभियान के दौरान उसने उड़ीसा के जो है जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। इसके बाद आप देखेंगे उसने नगर कोट अभियान किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है नगर कोट अभियान किया है। अब फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट जब अभियान किया है तो इसी अभियान के दौरान उसने ज्वाला देवी मंदिर को जो है नष्ट किया था, और मंदिर को नष्ट करके यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उसमें गाय का मांस मिलाया था, और मूर्तियों में गाय का मांस मिला करके उसने ब्राह्मणों के गले में डाल दिया था। तो आप ब्राह्मण को गले में मांस डाल रहे हैं तो आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म की खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है यदि आप अपने आप को एक अच्छा शासक कहलवाना चाहते हैं तो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको जो है 1300 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, उसको यहाँ से 1300 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, और इस ग्रंथों को जो है आप देखेंगे अजीजुद्दीन खालिद ने जो है इसका फ़ारसी अनुवाद किया है। अजीजुद्दीन खालिद ने इन 1300 ग्रंथों का फ़ारसी अनुवाद किया है दलायते फिरोज शाही नाम से, दलायते फिरोज शाही नाम से जो है इसका जो है संस्कृत में अनुवाद, फ़ारसी में अनुवाद किया है। किस में अनुवाद किया है, फ़ारसी में। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए ज्वाला देवी के मंदिर को जब फिरोज शाह ने नष्ट किया तो कितने संस्कृत के ग्रंथ मिले थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1300। और इन 1300 संस्कृत ग्रंथों का किसने दलायते फिरोज शाही नाम से जो है फ़ारसी अनुवाद किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा अजीजुद्दीन खालिद। इसके बाद आप देखेंगे उसने जो अपना अंतिम अभियान किया है वो थट्टा अभियान किया है। अच्छा, थट्टा अभियान में जो
किया गया है वह दो लोगों के विरोध में किया गया है। वास्तव में यहाँ के जो शासक थे वो दो लोग थे, दो लोग मिलकर जो है थट्टा में प्रशासन को देख रहे थे। पहले का नाम है अलाउद्दीन, पहले का नाम है अलाउद्दीन जूना और दूसरे का नाम है सदरुद्दीन, दूसरे का नाम है सदरुद्दीन वाह बीना। ठीक है, तो ये दो लोग वहाँ पर जो है शासन कर रहे थे, अलाउद्दीन जूना और सदरुद्दीन वाह बीना। और दोनों ने मिल करके जो है उकसाया मंगोलों को कि आप आइए और जो है दिल्ली पर आक्रमण करिए। और इसकी सूचना मिल गई फिरोज शाह तुगलक को, और फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में लगभग 4 अभियान किए हैं। पहला अभियान बंगाल के खिलाफ किया है जिसमें उसको सफलता नहीं मिली। दूसरा अभियान उड़ीसा के खिलाफ किया, सफल रहा। तीसरा अभियान उसने नगरकोट का किया जिसमें उसने ज्वाला देवी मंदिर को जो है नष्ट किया। चौथा अभियान उसने थट्टा के खिलाफ किया। और लास्ट में आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने इजारेदारी प्रथा को शुरू किया था, तो भी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और इजारेदारी प्रथा क्या होता है? भूमि को ठेके पर देना। इसके अलावा इसी ने आप देखेंगे इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया था। वैसे इक्ता प्रथा को तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन बाद में जो है अंतिम जो रूप से शुरू किया है फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को शुरू किया है। और आप देखेंगे 1388 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्त नसीरुद्दीन महमूद की। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद की। और नसीरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड है वह है 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी। ये है इसका टाइम पीरियड, 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी। और यही जो है क्या कहते हैं कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद के समय आप देखेंगे एक व्यक्ति था जिसका जो है प्रशासन पर जो है बहुत अच्छा दबदबा था, और उसका नाम है ख्वाजा जहाँ। उसका नाम है ख्वाजा जहाँ। और आप देखेंगे यह जौनपुर का सूबेदार था। यह जौनपुर का जो है सूबेदार था। ठीक है, अब बात आता है जौनपुर को क्या कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है पूरब का सिराज। जौनपुर को कहा जाता है जो है पूरब का सिराज। ठीक है, तो ख्वाजा जहाँ को नसीरुद्दीन ने जो है एक उपाधि दी थी, एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम है मलिक। इस उपाधि का नाम है मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क। और मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूरब का स्वामी, पूरब का स्वामी। और ख्वाजा जहाँ जो है नसीरुद्दीन महमूद का वजीर भी था। तो आप देखिएगा, सबसे पहले ये जानिए कि नसीरुद्दीन महमूद का वजीर कौन था। तो ख्वाजा जहाँ कहाँ का सूबेदार था? जौनपुर का। जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूरब का हिसार। और ख्वाजा जहाँ को कौन सी उपाधि दिया गया था? मलिक उस सर की। और इस उपाधि का अर्थ क्या होता है? पूरब का स्वामी।
अब इसने क्या किया, जब इस सूबेदार बन गया, वजीर तो पहले से था, तो इसने जौनपुर को स्वतंत्र कर लिया। इसने जौनपुर को क्या कर लिया, स्वतंत्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि जौनपुर राज्य किसके समय में स्वतंत्र हो गया था, तो नसीरुद्दीन महमूद के समय जो है स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि तैमूर लंग ने जो है किसके समय भारत पर आक्रमण किया है, तो तैमूर लंग ने जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है। और नसीरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड है 1394 से 1412 ईस्वी है, तो यानी कि इसी के समय किया है। तो आप कह सकते हैं नसीरुद्दीन महमूद के समय मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने जो है भारत पर 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया है। अब बात आता है कि तुगलक वंश तो चला है 1414 तक, नसीरुद्दीन महमूद 1412 में ही हटा दिया जाता है, तो फिर गद्दी पर कौन बैठता है। तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दौलत खां लोदी, जिसका नाम है जो है दौलत खां लोदी। यह जो है नसीरुद्दीन महमूद को हटा करके, नसीरुद्दीन महमूद को हटाकर स्वयं जो है दिल्ली का बन जाता है शासक, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और दौलत खां लोदी एक प्रभावशाली सरदार था, तो उसने अपने वर्चस्व का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने नसीरुद्दीन महमूद को हटाया और 2 साल तक 1412 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। लेकिन आप देखेंगे कि 1414 ईस्वी में सैयद शासक खिरज खां इसकी हत्या कर देता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सैयद वंश को पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।